सो बहुत दिनों बाद बिजी शेड्यूल से, काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल से मौका मिला क्लास लेने का। कुछ अपन बड़ी होम्योपैथी से रिलेटेड आज दिलचस्प बातें करेंगे। ऐसे हिडन जेम्स, ऐसे छुपे हुए मोतियों के बारे में बातें करेंगे कि जिनकी अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से हमारे कई केस खुल जाते हैं, अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो तो। और बड़ी बड़ी बेफिल्ड कर देने वाली क्रॉनिक डिजीजेस में काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसा कि मैं हमेशा अपने सुनने वालों को, अपने स्टूडेंट्स को हमेशा से कहता आया हूँ कि सबसे अच्छा जो तरीका होता है, अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, सबसे अच्छा तरीका होता है लर्निंग का, टू स्टडी थ्रू योर सक्सेसफुल केसेस as well as your failures also, because बिल्कुल एसेंशियली ये चीज़ हमेशा रहेगी आपकी ज़िंदगी में। सक्सेस और फेलियर, ये दोनों चीज़ें रहेंगी। बेशक आपके एक्सपीरियंसेस जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उतना आपका सक्सेस का दायरा बढ़ता जाएगा, बट फेलियर विल ऑलवेज बी देयर, हमेशा हमेशा रहेंगे। बिकॉज क्यों रहेंगे? बिकॉज एब्सोल्यूट परफेक्ट की संज्ञा, ये एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ उस ईश्वर के लिए है, ऊपर वाले के लिए। Nobody else can be absolute perfect. So तो मैंने कहा कि केसेस के थ्रू स्टडी करना, तो अपने केस को बताते हुए मैं बताऊंगा आपको एक बहुत ही बेहतरीन और छुपी हुई चीज। आज से लगभग 2.5-3 महीने पहले एक रिटायर्ड कर्नल साहब आए, एज 63 ईयर्स। वो काफी सालों से ट्रीटमेंट करा रहे थे स्किन डिजीज का। कोई कहता सोरियासिस है, कोई कहता है एक्जिमा है, पूरे इधर पैरों में, पीठ में। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी करा है, जो कुछ थोड़ा बहुत उनको फायदा मिला वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से मिला। अल्टीमेटली जिस होम्योपैथ के पास ट्रीटमेंट करवा रहे थे वो जब एक जगह आके आराम नहीं दे पा रहा था, तो उसने उन डॉक्टर साहब ने उन्हें मेरे पास भेजा। जब वो आए, दिखाए, बड़ी परेशानी में, बड़े केयरफुल्ली उनका केस लिया गया। यहाँ ऐसा लगा कि मोस्ट प्रोबेबल कॉज जो उनने बताया, वो उनने बताया ये शुरू हुआ था डॉक्टर साहब
जब मैं एक बार मेरे मकान में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और मैं पानी में, मेरे पांव डूबे हुए थे, पैर, पंजे, और उसमें खड़े होके मैंने 2-3 घंटे कुछ तराई वगैरह की थी या कुछ ऐसा कुछ काम किया था। उसके उसी रात से या उसके दूसरे दिन से ये प्रॉब्लम होना चालू हुई थी। तो अर्नन के हिसाब से उस वक्त ये स्ट्राइक किया कि द मोस्ट प्रोबेबल कॉज, क्योंकि कॉज हमेशा प्रोबेबल ही होते हैं, संभावित हो सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग, और बाकी पूरा केयरफुल लिए हुए केस, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन वाज साइलेशिया। Some very prominent features were definite aggravation during any change of weather. बहुत मामूली सा हल्का फुल्का सा रिलीफ मिला, नहीं मिला, ना के बराबर, कुछ समझ में नहीं आया। वो बेचारे पेशेंस रखते हुए, अच्छा 63 इयर्स के वो एज के, लेकिन अगर आप उनको देखोगे, उनका मेंटेनेंस देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कोई 40-45 साल का कोई आदमी है, फिट। फिर थोड़ा पजल्ड हुए कि अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से रीटेक करने की कोशिश करते हैं केस। इस बार थोड़ा सा चेंज आया था सिम्टम्स में। अच्छा, उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि इतना डिस्चार्ज होता था, नीचे का तो चलो ठीक है, अब ये ऊपर का, अभी रिटायरमेंट में वो कोर्ट कचहरी जाते हैं, वहां प्रैक्टिस करते हैं, लॉ किया हुआ है शायद हमने। अब उनको सोचो, इतना डिस्चार्ज की उसको पहले अच्छा ढेर पट्टियों से लपेट के उसके ऊपर शर्ट पहनते हैं, उसके बाद भी अक्सर वो ऊपर आके पूरा गीला कर देता है, और ब्राउन ब्राउन सा बिल्कुल एकदम, इनका कहना हनी कलर डिस्चार्ज। इस बार हमारी स्ट्राइकिंग नजर जो पड़ी, जैसा कि डॉक्टर केंट ने कहा कि बॉडी में से कोई भी डिस्चार्ज आ रहा है, चाहे वो बलगम हो, एक्सपेक्टोरेशन हो, चाहे वो नाक बह रही हो, चाहे आंखों से आंसू या कीचड़ आ रहे हो, या पसीना आ रहा हो, या स्टूल, या यूरिन, या ल्यूकोरिया, या मेंसेस, जो डिस्चार्जेस हैं डॉक्टर केंट कहते हैं, उनका टेक्सचर, स्मेल, टेस्ट, कलर, ये सब जो है ये जनरल सिम्टम्स होते हैं और अक्सर केस को कैरेक्टराइज कर देते हैं। इट्स सीमिंग सो प्रोमिनेंट, सो स्ट्राइकिंग। ठीक, नाउ ग्रेफाइटिस वाज सिलेक्टेड। बट ग्रेफाइटिस ने भी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दिया। थोड़ा बहुत शायद लिहाज में वो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा लग तो रहा है आराम, बट उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी भी देखिए ना कितनी प्रॉब्लम होती है मुझे। और इस बार जब वो आए मेरे पास, तो अपने साथ एक डायरी लेके आए। वो शुरू से 1-1.5-2 साल से, जब से वो ट्रीटमेंट करवा रहे थे, जो भी उसमें जब जो दवा ली, उस दवा को लेने के बाद क्या चेंजेस आए, फिर कब कौन सी तारीख को कौन सी डोज उनको कौन ने दी, इंक्लूडिंग मेरा ट्रीटमेंट भी, उसके बाद उनने क्या चेंजेस फील किए, वो सारी चीजें ऐसी लिखी हुई थी कि अपने आप ही दिल में ख्याल आया उसको देख के कि वाह यार, ये आदमी कितना बारीकी से काम कर रहा है। और जैसी आपकी ब्रेन की ट्रेनिंग होती है, आपको तो सिर्फ अपने ब्रेन को, अपने माइंड को ट्रेन करना है,
और ट्रेन करने का तरीका क्या होता है? रिपीटेड एक्सपोजर, रिपीटेड एक्सपोजर, रिपीटेड एक्सपोजर। और उस पे भी देखो, अभी तक हमको सब, पहली बार भी जब सैलिशिया दिया तब भी देख के लग रहा था कि हाँ यार ठीक है, इस तरीके से ही देख रहे हैं जो हम केस को, ये ठीक है। बट रिजल्ट बताया कि हम गलत थे। फिर दूसरे तरीके से देखे उसको, हर बार हमको लग रहा है हम सही तरीके से देख रहे हैं, लेकिन सही तरीके से देखना मेरे अनुभव में, मेरे एक्सपीरियंस में सिर्फ तभी हो पाता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। तो उनकी दिनचर्या, उनका काम देख के वाह निकल गया दिल से, और एक बड़ा स्ट्राइकिंग डिस्पोजिशन निकल के आया। जैसे कि डॉक्टर हैनीमैन ने अपने ऑर्गन में कहा है कि डिस्पोजिशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम कैरेक्टराइज करने में रेमेडी को। डिस्पोजिशन क्या होता है, इस पे पहले के लेक्चर्स में काफी बातें हो चुकी हैं, डिस्पोजिशन पे लेक्चर्स होते रहते हैं। तो एक जबरदस्त ये डिस्पोजिशन ये निकल के आया उसका, उसको भी नहीं पता चला। और एक कुछ दिनों पहले अपने एक सुनने वाले स्टूडेंट ने भी पूछा था कि सर ये एक फलाना ल्यूब्रिक है, इसके बारे में कुछ बताएं। हालांकि मैं व्हाट्सएप में ना मेरे पास इतना टाइप करने का टाइम होता है ना, ऐसा मैं इस तरीके से नहीं बता पाया उसको। मैंने सिर्फ लिख के भेज दिया कि लॉन्ग आंसर है, और आप अभी सुन रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है इतना लॉन्ग आंसर तो है ही, कैसे बताएगा आदमी उसको समझने में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में। तो ये डिस्पोजिशन निकल के आया कि शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, जो वो डिटेल बता रहे हैं, जो वो डिटेल रख रहे हैं। ऐसे कई पेशेंट आपको आ जाते हैं जिनको आपको लगता है अरे यार ये कितनी देर से, कितनी हर चीज को, एक एक चीज को बारीकी से बताते हैं, नहीं ऐसा होता है फिर वैसा होता है। आपने सोचा था कि आधे घंटे का इनको टाइम दिया, 1.5 घंटा हो गया उनसे बात करते हुए। वो एक एक चीज को इतनी बारीकी से, इतनी डिटेल में, दे शोज ग्रेट। और उनकी, और जैसे कि ये कर्नल साहब की डायरी, उनका वर्क, एज के हिसाब से उनका लुक, और इतनी सीवियर परेशानी, सोचो इतना जबरदस्त डिस्चार्ज, और वो उस चीज को मैनेज कर रहे हैं बड़े कूलली, पॉजिटिवली उसके लिए ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं। फालतू के कामों में, डिप्रेशन में कि अरे ये क्या हो गया, ये वो, इन सब किसी भी चीजों में उनको ध्यान नहीं है। पर उनका वर्क देख के डायरी में, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, इसको हमारे क्या कहते हैं, जनरल लैंग्वेज में कहा जाता है इस तरह की, अगर किसी की चारित्रिक विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक होती है तो उसको हम कहते हैं बड़ा बारीक इंसान है यार। बाल की खाल निकाल देता है। हमारे दादाजी हिसाब किताब में बहुत पक्के थे, आज भी उनके बही खाते रखे हुए हैं, और इतना नीटनेस से और इतना जबरदस्त तरीके से सारी चीजें लिखी हुई, मेंशन की, लग रहा वाह यार कितनी सफाई और कितनी बारीकी से काम है। दे आर वेरी केयरफुल, वेरी प्रिसाइज, एंड द रूब्रिक, ये डिस्पोजिशन के बारे में लिखा हुआ है मेटिकुलस। रूब्रिक इज मेटिकुलस, बड़ा छुपा हुआ रूब्रिक है। अगर किसी से बात करते हुए, उसकी स्टोरी सुनते हुए, उसकी ये अगर आपकी माइंड की ट्रेनिंग है और उसकी ये अगर दिख जाए तो हो सकता है वो आपके लिए केस खोल दे। आप सिंथेसिस रिपर्टरी खोलें, और सिंथेसिस रिपर्टरी में माइंड चैप्टर में जब आप मेटिकुलस टाइप करते हैं तो देता है वहां पे किसी कॉन्साइंशियस अबाउट ट्राइफल्स, तुच्छ सड़ी छोटी छोटी बातों के लिए बहुत कॉन्साइंशियस होना। कि इतना कौन देखता है यार, अपने को लगेगा चलता है यार वाला एटीट्यूड नहीं रहता इनका।
ठीक है यार वाला एटीट्यूड नहीं रहता. दे आर वेरी प्रिसाइज. दे आर शोइंग great attention to each and every minute details. This is one of the very hidden gem. इस तरह के व्यक्तित्व स्ट्रॉन्ग, अक्सर इस तरह की पर्सनालिटीज आपको देखने को मिल जाती हैं. और आपको बता दिया गया कि क्या देखने में आए, किस तरह की चीज देखने में आए, तो आप इस चीज को पकड़ सकते हैं. ठीक है ना. ये एक सिम्टम. दूसरा इन जनरल वेदर चेंज ऑफ, और तीसरा इन जनरल प्रोफ्यूजनेस ऑफ डिस्चार्ज. हद से ज्यादा अगर प्रोफ्यूजनेस ऑफ डिस्चार्ज अगर आपको देखने को मिल रही है तो आपके दिमाग में 4 रेमेडी आनी चाहिए. चाहे जुकाम हुआ, बोले डॉक्टर साहब रुमाल पे रुमाल भीग जाते हैं, ऐसी नाक बहती. सो प्रोफ्यूजनेस ऑफ डिस्चार्ज. There are 4 remedies: Allium cepa, arsenic, natrium mur and rust off. डॉक्टर साहब पानी में भीगा था, उसके बाद ऐसा जुकाम हो गया कि देखिए ना इतना बहा जा रहा है, चैन नहीं है, पोंछ पोंछ के बिल्कुल एकदम नाक लाल हो गई है. इतना प्रोफ्यूजनेस ऑफ डिस्चार्ज. आप क्लियर तुरंत, अगर आपके दिमाग में ये 4 रेमेडी और आपको सबका मौसम से संबंध मालूम है, उनके कैरेक्टर ऑफ डिस्चार्ज से संबंध मालूम है, तो आप तुरंत सिलेक्ट कर लोगे कि इसको एलियम सीपा देनी है, नेट्रियम म्यूर देनी है, आर्सेनिक देनी है कि रस्टॉक्स देनी है. तो ये मेटिकुलस एटीट्यूड, दैट चेंज ऑफ वेदर इन जनरल एग्रावेशन एंड दिस प्रोफ्यूजनेस ऑफ डिस्चार्ज कैरेक्टराइज दैट पर्सन टू आर्सेनिक. एंड आर्सेनिक LM1 single dose, only single dose, not in repetition. और अब मेरे ख्याल से महीना भर होने को आया है उसको दिए हुए, और उसकी कंडीशन ऑलमोस्ट क्योर्ड के जैसी है. ऑलमोस्ट क्योर्ड. ऐसे ऐसे हिडन जेम्स, ऐसे ऐसे मोती छुपे हुए हैं इस समुद्र में कि अगर आपको जानकारी है तो आपने केसेस खोल सकते हैं. अक्सर इस तरह के लोग आ जाते हैं जो अपनी तकलीफ से, दर्द से परेशान हो गए हैं और बहुत दुखी हैं. और बताते बताते फिर वो रोने भी लग जाते. देखिए ना डॉक्टर साहब, इतना दर्द होता है, कितनी सहन करूंगी मैं. जब एक बार दर्द होना शुरू होता है तो फिर है ना. और ये देखिए, ये भी यहाँ पे भी दिक्कत है मेरे को. अपनी सिकनेस, अपनी तकलीफ बताते हुए रोने लग जाते हैं. अब वो दुखी हो गए हैं झेल झेल के, अब वो परेशान हो गए हैं झेल झेल के इस तरीके से. तो जब वो अपनी तकलीफ बताते हैं आपके सामने बैठ के, तो रोते भी जाते हैं. है ना. कितने फ्रीक्वेंटली मिल सकते हैं क्रॉनिक डिजीज से. कोई सालों से तकलीफ झेलने वाला पेशेंट आए, कई जगह इलाज कर चुका है, आराम नहीं मिल रहा है, अब वो बहुत परेशान हो गया है उस चीज़ से. डॉक्टर साहब हम बहुत परेशान है, देखिए ना इतना दर्द होता है, रात रात भर नींद नहीं आती और रोए जा रहे हैं. इतना प्रोमिनेंट कि आपके सामने ही हो रहा है, वो किसी से कहीं पूछने बताने की जरूरत नहीं है. स्ट्राइकिंग. तो हमारे पास आप रिपर्टरी में खोलिए माइंड चैप्टर, माइंड चैप्टर के अंदर खोलिए वीपिंग, वीपिंग के अंदर खोलिए टेलिंग, 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 व्हेन टेलिंग ऑफ हर सिकनेस. लेकिन यहां पे आपसे चूक हो सकती है. अगर आपको एक और सिम्टम छुपा हुआ दिया हुआ है,
नरेटिंग एग्रावेशन, बताते हुए एग्रावेशन हो जाए। अब यहां पे इसके बीच में आपको फर्क करना है। अभी कुछ दिनों पहले एक पेशेंट आए, बोले डॉक्टर साहब मैं बहुत साल से, बहुत समय से, 8 साल से प्रॉब्लम में हूं। आगे अच्छे से बैठी, बहुत साल से प्रॉब्लम में हूं, इसलिए मैं आपको शुरू से बताऊंगी। मैंने बोला जी बताइए। 2013 में मेरी शादी हुई थी, 2014 में मेरा को 9 मंथ का बेबी, 9th मंथ में बेबी, पर वजाइनल ब्लीडिंग चालू हुई। और फिर जब हॉस्पिटल गए 4-5 दिन बाद, पहले 4-5 दिन पहले हल्की हल्की हुई थी, डॉक्टर के पास गए थे, ठीक है देख लो ये वो सब। फिर 4-1 दिन ज़्यादा हो गई ब्लीडिंग। फिर जब 4-5 दिन बाद गए तो बच्चा पेट में मर चुका था, उसको ऑपरेट करके निकाला। और ये बताते हुए वो फुट फुट के रोने लग गई। उसकी सिस्टर जो उसके साथ आई थी उठी, उसका कंधे में हाथ रखा, उसको कंसोल किया, अरे नहीं चुप हो जाइए वो फिर उसके बाद फिर आ गए। तो मुझे ऐसा लगा यार उसको इस घटना का दुख है। फिर कहती है कि, और मुझे किसी ने कुछ, मैंने ना मेरे ससुराल वालों ने बताया ना डॉक्टर ने बताया, मैं डॉक्टर पे ज्यादा जोर डाली कि बताओ हुआ क्या था, क्या हुआ था। तो डॉक्टर कहने लगी भैया अपने ससुराल वालों से पूछो। तो उसको लगा कि कुछ छुपाई जा रही बात। ससुराल वालों से पूछे तो बोले नहीं वो डॉक्टर की गलती है और डॉक्टर हम लोग के ऊपर डाल रहा है। एक्चुअली वो सब एक बचना चालू कर दिए। डॉक्टर का कहना है कि हमने तो 4-5 दिन पहले बोला था, तो तुम्हारे घर वालों ने कहा कि नहीं हम सोच रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, इतने तो से एक आधी स्पॉटिंग आई, इतनी सी ब्लीडिंग में तो कुछ होता नहीं है। तो हमने तो सजेस्ट किया था, आपके वो चाह रहे थे, और इधर उसके ससुराल वाले क्या बोल रहे हैं कि नहीं डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। तो एक ये भावना भी कि कुछ गलत हुआ मेरे साथ। और उसके बाद फिर जो और बताना चालू करी तो अच्छे से बता रही है, अच्छे मूड में बता रही है सारी चीजें। तो क्या ये वीपिंग वाइल टेलिंग हर सिकनेस है? नहीं। देखो एक जगह शब्द यूज हुआ है टेलिंग, और एक जगह शब्द यूज हुआ है, एक जगह वर्ड यूज हुआ है नरेटिंग एग्रावेशन। तो टेलिंग और नरेशन में फर्क होता है। टेलिंग जब हम किसी भी बात, किसी भी चीज के बारे में किसी से कुछ कह रहे हैं, क्या टेलिंग अबाउट हर सिकनेस, यहां वो अपनी तकलीफ जब बताता है कि मैं इतना तंग हो गया हूं, इतना परेशान हो गया हूं, इतनी तकलीफ में रहता हूं, देखिए ना डॉक्टर साहब कितना समय हो गया, कितना साल हो गया, इतना टाइम हो गया ट्रीटमेंट करते हुए, कोई फायदा ही नहीं हो रहा, देखिए ना मैं सो नहीं पाती हूँ इसकी वजह से, इसकी वजह से इतनी तकलीफ, रात रात भर हम करवट लेते रहते हैं। ये अपनी तकलीफ, अपनी सिकनेस के बारे में बताते हुए रोना है। और यहां अपनी कहानी सुनाते हुए रो रही है। वो प्रॉब्लम के बारे में जब बता रही है तब नहीं रो रही है वो, जब वो कहानी सुना रही है अपनी की ऐसी एक घटना हुई थी, ऐसी एक घटी थी। तो एक पे लगा वीपिंग वाइल टेलिंग हर सिकनेस, और एक पे लगा नरेशन एग्रावेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ टेलिंग स्टोरी, वर्णन करना। जब कोई किसी चीज की तफसील बयान करे,
कि हम आपको तफसील से अपनी कहानी सुनाते हैं, और बीच में कोई ऐसा आया कहानी में कोई ऐसा, तो उसको देखिए, अभी भी मैं उसके बारे में बात कर रही हूं ना, तो मुझे अभी भी घबराहट होने लग गई। दिस इज नरेशन एग्रावेशन। रोना आ गया, रोने लग गए, और फिर वो उस प्लॉट से आगे बढ़े तो फिर नॉर्मल है बिल्कुल एकदम। तो किसी चीज का वर्णन करते हुए, किसी घटना का वर्णन करते हुए, किसी वाकये की तफसील बयान करते हुए, जब पेशेंट को प्रॉब्लम हो, देखिए ना, मेरी सांस उसके बारे में बात करते ही मेरी सांस फूलने लग गई, मुझे घबराहट होने लग गई। That's how you have to differentiate weeping while telling her sickness and narrating her symptoms aggravation. अच्छा, दोनों में ही जो रेमेडीज दी हुई हैं ऑलमोस्ट मैच करती हैं, बट जो बहुत प्रोमिनेंट रेमेडी है नरेटिंग हर सिम्टम्स एग्रावेशन की, जो कैलकेरिया का, वो वहां नहीं है। ऑरम्यूर नेट्रोनेटम वो नहीं है, जबकि कैलकेरिया का फर्स्ट ग्रेड नरेटिंग हर सिम्टम्स एग्रावेशन। तो ये छुपे हुए जेम जो आपके सामने ही घटना घटती है, और अगर आपके माइंड की ट्रेनिंग नहीं है तो आप इस चीज से इतने इंपॉर्टेंट, जिसके लिए पूछना है, जो इतना स्ट्राइकिंग है, जो आपके सामने ही हो रहा है, तो क्या क्या छुपी हुई चीजें हमने आज सीखी। मेटिकुलस कैसे पहचाने, कैसे लें, weeping while telling her sickness and narrating her symptoms aggravation। ऐसी एक साहब इलाज करा रहे थे, बहुत साल से तंबाकू वगैरह खाते थे, अब इधर यहाँ सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस जैसा हो गया, थोड़ी सी जलन वलन हुई होगी, डर गए। ये कैंसर वगैरह तो नहीं हो रहा, आदमी आजकल गूगल और ये सब देख लेता है, डर जाता है, घबरा जाता है। बहुत घबराहट में उनने संपर्क किया, ऑनलाइन बातचीत हुई, दवाएं देना चालू किए, रिलीफ आ रहा था, बट पार्शियल रिलीफ था, उतना अच्छा स्ट्राइकिंग नहीं था। प्रॉपर केस टेकिंग लेने के बावजूद भी आराम में थे। और फिर जैसे एक बार रिटर्न आया तो घबराए, अपॉइंटमेंट लिए, फोन किए उनको, मैंने बोला नहीं ठीक हो जाएगा, मत परेशान हो भाई, सब्र रखो, बी पेशेंट बने रहो। नहीं साहब, वो आपको क्या कहते हैं, वो आप पे तो बिल्कुल भरोसा है, आपने कह दिया, बस इतना ही हमारे लिए काफी हो गया। बस मैं ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अपन बाद में कुछ बड़ा निकल जाए और अपन संभाल नहीं पाए। बड़े लिहाज से कह रहा है वो, क्योंकि डॉक्टर से बात कर रहा है। मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे क्या दिखाई दे रहा है वहां पे, कि इंसान एक्चुअली ये बोलना चाह रहा है, अगर वो सीधे सीधे बात करे कि भैया ऐसा ना हो कि हम आपके भरोसे रह जाएं और हमारी वाट लग जाए बाद में। अक्सर पेशेंट आते हैं, पूरी केस टेकिंग के दौरान कई बार पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब पहले भी आपने इस तरह के केसेस तो देखे होंगे, पहले भी तो आपने इस तरह के केस ट्रीट किए होंगे, हो तो जाता है ना। वो भी यही, उसका इंटेंशन यही है, उसकी फीलिंग यही है इसके पीछे, पता नहीं डॉक्टर को आता है कि नहीं आता भैया, पहले किया है कि नहीं किया है, हम इससे ट्रीटमेंट कराने लग जाए और पता चला बाद में हमारी वाट लग जाए। दिस इज फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड, धोखा खाने का डर, फियर ऑफ बीइंग बिट्रेयल। क्या होता है कि हम किसी और चीज के बारे में सोच के गए और मिल गया कुछ और, अरे ये तो धोखा हो गया। बड़ा नाम सुना था इस रेस्टोरेंट का, 50 किलोमीटर दूर से आए,
और पता चला आज तो यहाँ कर्फ्यू लगा है, बंद, खाना भी नहीं खा के आए, तो बड़ा धोखा हो गया है। तो जाए किसी और चीज के लिए और मिल कहीं कुछ और ना जाए, ये फीलिंग was selected and results are awesome। जबरदस्त, ये घबराहट डर तो चले गया मन से, और ऊपर से ये बोल भी रहा है क्या, नहीं नहीं आप पे तो पूरा भरोसा है। आप पर तो पूरा भरोसा है। क्या कर रहा हूं, आपको साफ समझ में आ रहा है। अगर आपके माइंड की ट्रेनिंग है तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड होने के बावजूद ये आपसे ये कह रहा है कि नहीं आप पे तो पूरा भरोसा है, और वो आपने ही तो कह दिया है। दिस इज हिपोक्रेसी, दिस इज डिसीटफुलनेस, कि अंदर कुछ और चल रहा है लेकिन बाहर कुछ और शो कर रहे हैं। हायोसाइमस वाज द सिलेक्शन। सो कैसे, ये अक्सर मिल जाते हैं पेशेंट जो बहुत पूछते हैं कि आपने पहले तो ऐसे केसेस देखे हैं ना, पहले तो इस तरह के केस, डॉक्टर साहब ऐसे केसेस पहले भी आए होंगे आपके पास। बिकॉज दे वॉन्ट टू बी दे वॉन्ट टू बिकम श्योर ऑफ कि आप फेमिलियर हैं इस तरह के केसेस से, आप प्रॉपरली करेंगे, आप उनकी ऐसी तैसी नहीं कर देंगे, है ना। तो जब वो पेशेंट बोला कि बस यही है डॉक्टर साहब, भरोसा है आप पे, बस यही है कि कहीं बाद में कुछ ऐसी कुछ बड़ी चीज ना निकल जाए कि फिर अपन संभाल नहीं पाए। दूसरे शब्दों में व्हाट ही वांट्स टू से एक्चुअली, कि कहीं आपके भरोसे रह जाएं और हमारी वाट न लग जाए। सो दिस आर द हिडन जेम्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स। मेटिकुलस हो गया, पीपिंग वाइल टेलिंग हर सिकनेस हो गया, नरेटिंग हर सिम्टम्स एग्रावेशन हो गया, डिजायर टू बी नेकेड हो गया, नेकेड वांट्स टू बी हो गया, फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड। ठीक, तो इस पे थोड़ा सा मनन करो, इन पे मेडिटेट करो, बार बार रिपीटेड एक्सपोजर दो। बेशक कुरान में क्या लिखा हुआ है, ईश्वर ने एक नियम, खुदा ने एक नियम बताया है, वो कहता है मैं किसी के भी काम का अज्र ज़ाया नहीं होने देता। कहने का मतलब जो भी आपने किया है उसका रिजल्ट मिल के ही रहेगा आपको। आप तैयारी करोगे इस हिसाब से, तो उस हिसाब से वो पेशेंट भी भेजेगा, वो पूरा मौका देगा आपको, देता है। हम तो रोज देखते हैं इसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।